Hello friends, so this video is on miscellaneous amendment under category C। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली अमेंडमेंट है हमारी कौन सी? पहली अमेंडमेंट है अंडर द हेड सैलरी। तो होता क्या बच्चों, प्रीवियस लॉ में, अभी तक ओल्ड लॉ में क्या है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कैसे करता है? रिकग्नाइज पीएफ में पैसा डालता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ याद रखना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ में डालता है, एनपीएस में डालता है, कौन सा जो 80CCD में है, या फिर कोई सुपरएन्यूएशन फंड में डालता है, राइट। तो अभी तक की कंसोलिडेटेड कोई लिमिट नहीं है। इसमें अगर 12% तक डाला तो सैलरी का पार्ट नहीं बनता, पता है आपको। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 14%, अदरवाइज 10%, सैलरी का पार्ट नहीं बनता। सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सुपरएन्यूएशन फंड में 1.5 लाख तक एम्प्लॉयर अपना सैलरी का पार्ट नहीं बनता, बट इंडिविजुअल को लिमिट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या फील किया, जो हाई पेड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी करोड़्स में सैलरी है, वो इसके थ्रू काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अगर टोटल इन तीनों का मिला के 7.5 लाख से ऊपर जाएगा तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो आपका सैलरी हेड में टैक्स होगा। मतलब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या फिर एनपीएस 80CCD वाला, या फिर सुपरएन्यूएशन फंड, इफ एग्रीगेट जो है इनका वो एक्सीड करता है 7.5 लाख से 7,50,000, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और ये जो एक्सेस अमाउंट है इसके ऊपर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, समझ गए? बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है कि पीएफ 80CCD या सुपरएन्यूएशन फंड में एग्रीगेट करके जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इफ इट एक्सीड्स टू बी 7,50,000, द एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज सैलरी, एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, किसके ऊपर? जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर। मान लो इन सबको मिला के बैठा आपका 10 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल होगा सैलरी में, प्लस इस 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। बेसिक अमेंडमेंट है। पेज नंबर 21, परक्यूजेट शैल इंटर एलिया इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग फंड्स टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स रुपीज 7,50,000। तो इनका जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट अगर 7.5 लाख से ऊपर है तो एक्सेस अमाउंट जो है वो परक्यूजेट माना जाएगा। किन किन का? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CCD एंड अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड। इन सबकी इंडिविजुअल लिमिट थी 12%, 14, 10% और 1.5 लाख, लेकिन कोई एग्रीगेटेड लिमिट नहीं थी। वो एग्रीगेटेड लिमिट अब 2020 में बजट में आ गई। साथ में क्या कह रहे हैं? एनुअल इंक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड सिमिलर अमाउंट टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कंट्रीब्यूशन रेफर अबव, वही परक्यूजेट माना जाएगा आपका। क्या चीज़? ये जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर जो आपका एनुअल इंक्रीशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो भी आपका परक्यूजेट है, बट ओनली ऑन द एक्सेस अमाउंट। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक नया सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 269 SU। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। उसने कहा कि ये कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए है। अगेन उसने कहा कि अगर आप स्पेसिफाइड एसएससी हो तो आप जो भी बता रहे हो, जिस भी तरीके से कैश रिसीव करते हो, पेमेंट रिसीव करते हो, वो तो है ही। इन एडिशन टू दैट जो भी आपके पास मैकेनिज्म है, आपको ये 3 फैसिलिटीज़ और देनी पड़ेंगी मैंडेटरी। कौन कौन सी? रुपे डेबिट कार्ड, सेकंड भीम यूपीआई, आप समझते होंगे गवर्नमेंट का है, और थर्ड यूपीआई पेमेंट, भीम यूपीआई या फिर यूपीआई क्यूआर या फिर यूपीआई क्यूआर कोड। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं कि कैश कम की जरूरत हो। आपके पास जो एग्जिस्टिंग मोड्स ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट है वो तो है ही, ये रिसीव के लिए है कि आपके कस्टमर आपको कैसे पे कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग मोड है वो तो है ही, प्लस ये 3 आपको और देनी पड़ेगी।
किस किस को देनी पड़ेगी? आप कौन हो? अगर आपकी पिछले साल जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है तो, ठीक है जी। अगर नहीं दोगे तो एवरी डिफ़ॉल्ट पे 5,000 रुपये पर डे का फ़ाइन है। बट वो कहते हैं अगर आप सिर्फ B2B में डील करते हो, मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस डील करते हो, कस्टमर से डील नहीं करते, और आपका जो रिसीट्स है वो 95% एटलीस्ट 95% और मोर जो है टोटल रिसीट्स का, टोटल टर्नओवर का नहीं, टोटल रिसीट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। याद है ना, हमने टोटल रिसीट वहाँ पढ़ा था टैक्स वाले पॉइंट में, चाहे आपने शेयर इशू करके पैसा आया हो चाहे एसेट बेच के पैसा आया हो, तो टोटल रिसीट्स का 95% और मोर इज रिसीव्ड बाय एनी मोड अदर देन कैश। तो आपको इस सेक्शन को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा? अगर आप B2B में डील करते हो प्लस और A&D एंड आपकी टोटल रिसीव्ड का 95% और मोर है वो रिसीव हुआ है बाय एनी मोड अदर देन कैश, तो ये सेक्शन नहीं लगता। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आप पे सेक्शन लगेगा। कब लगेगा? अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको जो आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके अलावा 3 एडिशनल फैसिलिटी देनी पड़ेगी फॉर रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। कौन कौन सी? रुपे डेबिट कार्ड, भीम UPI, UPI QR, चाहे भीम का हो चाहे दूसरे का हो। नहीं दोगे तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन है। ठीक है जी, आओ ये बात देख लेते हैं। प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट, सेक्शन 269 SU। Every person carrying on business and whose turnover gross in the business exceeds ₹50 crore during the immediately preceding previous year shall provide the following additional facilities for accepting payment from customer। कौन कौन सी? डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, भीम UPI, एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड UPI QR कोड या भीम UPI QR कोड। ठीक है जी। नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 SU shall attract a penalty of a sum of ₹5,000 for every day during which the default continues। अगर ये आपने नहीं दिया तो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 269 SU इज नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्शन दे रखी है, बेनिफिट दे रखा है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? टू अ पर्सन हैविंग ओनली B2B ट्रांजेक्शन इफ एटलीस्ट 95% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड फॉर टर्नओवर ग्रॉस रिसीट आर बाय एनी मोड अदर देन कैश। समझ गए? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो अमेंडमेंट है कैपिटल गेन हेड में। हुआ क्या बच्चों, आपको पता है म्यूचुअल फंड 2-3 तरह के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड, डेप्ट ओरिएंटेड, हाइब्रिड वगैरह। इनका मतलब क्या होता है? मतलब जो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपना पैसा कंपनीज के डिबेंचर वगैरह में लगाते हैं, इनमें रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होती है। ठीक है, तो लेटली क्या हुआ, कंपनी म्यूचुअल फंड्स ने, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा कंपनी के डिबेंचर्स वगैरह में लगा रखा था, बट समहाउ वो कंपनियां रीपे नहीं कर पाई या उनकी रेटिंग काफ़ी ख़राब हो गई, जैसे वोडाफोन आइडिया वगैरह की। तो उससे क्या हुआ, उससे जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था वो ख़राब हो गया। अगर म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख रुपया था लगाने को, इसने अगर 20% वोडाफोन आइडिया में लगा रखा था, वोडा आइडिया में, और 80% कहीं और लगा रखा था, अब ये जो है ये डाउटफुल आ गया, ये जो डेट है ये डाउटफुल हो गया, तो उसका पूरा का पूरा 1 लाख पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी। तो अब म्यूचुअल फंड क्या कहता है मैं चाहता हूँ मैं इसको डीमर्ज कर दूँ, अ काइंड ऑफ डीमर्ज। मैं इस 20% का जो मेरा एसेट है जो डाउटफुल हो गया है, जिसका रीपेमेंट डाउटफुल हो गया है, जिसका सर्विस कॉस्ट डाउटफुल हो गया है, मैं इसको किसी और पोर्टफोलियो अपना म्यूचुअल फंड में डाल दूँ, स्कीम में डाल दूँ, और ये स्कीम में 80% तक चलाऊँ। ये तो मेरे बिल्कुल सही एसेट्स हैं, इनमें सही रिटर्न मिलेगा, बट ये जो ख़राब एसेट है वो इनको भी ख़राब कर रहा है। एक पूरा म्यूचुअल फंड का मेरा परसेप्शन ख़राब हो रहा है। तो उसको सेबी ने अप्रूव किया। जब सेबी ने अप्रूव किया तो कॉरस्पॉन्डिंगली इनकम टैक्स के प्रोविजंस आए।
अब आपकी एक स्कीम है जिसमें जो यूनिट होल्डर है उसके पास इसके यूनिट्स हैं। अब होगा क्या, ये 2 में बढ़ जाएगी। इसको हमने कहा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या फिर साइड पॉकेट, इसको हम साइड पॉकेट में रख देंगे। ये जो एक स्कीम थी जिसके पास यूनिट होल्डर के पास यूनिट्स थी वो 2 में बढ़ जाएगी। मान लो ये ए था, अब ये क्या हो जाएगा A1 और A2, राइट। A इक्वल टू A1 प्लस A2। आपके पास A के यूनिट से आपको इक्वलेंट यूनिट A1 के मिल जाएंगे। A2 तो है ही ना, अब जो बच जाएगा वो A2 तो बच जाएगा, रादर A2 नहीं कहते, इसको A ही कहते हैं। ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड A है इसको हटाने के बाद, ठीक है ना। तो आपके पास A की यूनिट से आपको A1 के इक्वलेंट यूनिट और मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी कॉस्ट क्या होगी, सेम कंसेप्ट डी मर्जर में क्या होती है, जो इसकी कॉस्ट थी ओल्ड यूनिट टोटल यूनिट पहले जो आपने जिसमें परचेज किया था पूरा पोर्टफोलियो का यूनिट्स, जो भी कॉस्ट थी इनटू नेट एसेट ट्रांसफर्ड अपॉन नेट एसेट जो बिफोर ट्रांसफर थे टोटल के। डी मर्जर में भी ऐसे ही करते हो। पीरियड क्या होगा इसका, जो नया पोर्टफोलियो बना है आपका, नया स्कीम बना है, वही जो पुराना था। जो एग्जिस्टिंग है उसकी कॉस्ट क्या रह जाएगी, जो पुरानी थी माइनस जो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। एग्जैक्टली सेम है डी मर्जर वाला। डी मर्जर वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगा दिए कि जो नया पोर्टफोलियो बना है जिसको हम कहते थे रिजल्टिंग कंपनी, राइट। जो नया पोर्टफोलियो बना है उसकी कॉस्ट को क्या होगी, वो पोर्शन हो जाएगी पुरानी कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट वैल्यू ट्रांसफर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट एसेट वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। उन्होंने क्या कहा, जो पुराना पोर्टफोलियो था इसको कहा टोटल पोर्टफोलियो, राइट। जो बच गया पुराने का जो ट्रांसफर होकर बच गया उसको कहा मेन पोर्टफोलियो, और जो नया बना उसको कहा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो नेट एसेट ट्रांसफर टू सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अपॉन नेट एसेट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो बिफोर सेग्रीगेशन। ऑब्वियसली जो अब मेन पोर्टफोलियो बच गया आपके पास उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो जो टोटल की थी माइनस कॉस्ट ऑफ सेग्रीगेटेड जो भी ऊपर निकाली है आपने। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, कोई डाउट हो मुझे 1 to 1 पूछना, इसे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स है। कैटेगरी सी में भी है वैसे कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट है भी वो बेसिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। डी मर्जर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसी का रेप्लिका मारा हुआ है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट इन टोटल पोर्टफोलियो। जो एग्जिस्टिंग था पहले, सेग्रीगेशन से पहले जो कॉस्ट थी, आपने जो कॉस्ट एक्चुअल में इंकर किया वो कॉस्ट वो किस में डिवाइड करोगे, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू सेग्रीगेटेड, जो आपने एसेट ट्रांसफर किया टू सेग्रीगेटेड, कौन सा एसेट, डाउटफुल एसेट, हमारे केस में वोडाफोन आइडिया वाला, डिवाइडेड बाय नेट एसेट वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इमीडिएटली बिफोर सेग्रीगेशन। जो टोटल पोर्टफोलियो की अपना नेट एसेट वैल्यू है था बिफोर अपना सेग्रीगेशन वो, तो जो टोटल कॉस्ट थी टोटल पोर्टफोलियो की थी, जो ट्रांसफ़र हुआ उसकी कॉस्ट अलग से निकाल दी। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो कॉस्ट एक्विजिशन ओरिजिनल यूनिट से मेन पोर्टफोलियो, अब इसकी कॉस्ट क्या रह जाएगी, जो बच गया, जो टोटल थी माइनस जो अभी निकाली वो माइनस कर दो। कॉस्ट एक्विजिशन यूनिट्स इन टोटल पोर्टफोलियो माइनस अमाउंट कंप्यूटेड अबव, ठीक है जी। पीरियड पहले वाला भी ले लेंगे। इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ यूनिट इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, पीरियड फॉर विच यूनिट्स इन द मेन पोर्टफोलियो वर हेल्ड शेयर आल्सो बी इंक्लूडेड। तो इसका पीरियड कहाँ से मानेंगे, जहाँ से आपने पहले कर लिया था, तो ये अलाउ कर दिया, ठीक है जी। लास्ट अमेंडमेंट, स्पेसिफाइड म्यूचुअल AIF, स्पेसिफाइड फंड, जिनको हम कहते हैं कैटेगरी 3 AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। आपको पता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 3 तरह के होते हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। तो 1 और 2 को तो पास थ्रू स्टेटस मिला हुआ है, कैटेगरी 3 के बारे में कोई टैक्सेशन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, वो नंबर प्रोविजंस लगते हैं उस पर, राइट। बट वो कह रहा है अब IFSC आपको पता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को प्रमोट कर रहे हैं जो गुजरात में है। तो IFSC में अगर आपका कैटेगरी 3 AIF है तो उसको बेनिफिट दिया गया है और उसके यूनिट होल्डर को बेनिफिट दे रखा है। तो अगर आपका IFSC में कैटेगरी 3 AIF है तो आपके लिए AIF के लिए आपको पता है पहले 2019 में
सेक्शन 47(7)(a)(b) में जो यूनिट्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हो जो कैपिटल गेन होता है इसको, किसको? स्पेसिफाइड फंड को। स्पेसिफाइड फंड कौन सा था, याद है आपको? कि कैटेगरी 3 AIF होना चाहिए और IFSC में होना चाहिए, और यूनिट्स जो है सारी NR के पास होनी चाहिए एक्सेप्ट यूनिट्स हेल्ड बाय मैनेजर और स्पॉन्सर। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो अगर आप पास स्पेसिफाइड फंड हो। तो उन्होंने कहा था 2019 में कि जो स्पेसिफाइड फंड अगर 47(7)(a)(b) के जो यूनिट्स हैं, जो कैपिटल एसेट हैं, वो डेरिवेटिव, RDB वगैरह, वो ट्रांसफ़र करोगे, कहाँ पे करोगे? IFSC में करोगे, एंड द कंसिडरेशन इज पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो वो स्पेसिफाइड फंड के हाथ में कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा। ये चीज़ लिख दी 10(4)(d) में। अब 10(4)(d) में स्कोप बढ़ाया क्या? वो तो एग्जाम्प्ट है ही। अब उन्होंने कहा, ये 2020 में जो अमेंडमेंट आया है, क्या कहा कि अब कोई भी कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, विथ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर इस स्पेसिफाइड फंड को कोई भी कैपिटल गेन होता है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, तो वो भी सारा एग्जाम्प्ट होगा 10(4)(d) में। याद रहा, यहाँ वर्ड लिखा है सिक्योरिटीज, यहाँ वर्ड लिखा है शेयर। सिक्योरिटी जो है वो वाइड है, शेयर्स नैरो है। शेयर इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सारा सब कुछ आ गया, सिर्फ छोड़ के शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब अगर डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी है तो उसको बेच के कोई कैपिटल गेन हो रहा है, बाई चांस अगर हो रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। सिर्फ शेयर्स इन इंडियन कंपनी को मना किया हुआ है, बाकी सारी सिक्योरिटी को बेच के कोई भी कैपिटल गेन अगर हो रहा है स्पेसिफाइड फंड को, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। ये जरूरी नहीं है ये तो सिक्योरिटीज है BK IFSC वगैरह में या IFSC में लिस्टेड हो, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट ये है कि अगर कोई सिक्योरिटी बेच के कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है आपको, बट वो सिक्योरिटी अदर देन हो शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज रेजिडेंट इन इंडिया, तो आपको वो एग्जाम्प्ट है। प्लस एक और, अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय NR, सिक्योरिटीज इशूड बाय NR, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। बट अगर NR की P ने सिक्योरिटी इशू की है तो वो नहीं मानते, अदर देन P ऑफ NR इन इंडिया। ठीक है जी। बट आपको पता होगा पहले भी ऐसी था, जो इनकम एग्जाम्प्ट होती है वो उतनी ही होती है जो एट्रीब्यूट करती है टू द यूनिट्स हेल्ड बाय NR। किस में? स्पेसिफाइड फंड में। तो स्पेसिफाइड फंड में जो NR और R की रेशो है उसी रेशो में एग्जाम्प्ट होता है। मतलब अगर NR के पास 95% यूनिट्स हैं और R के पास 5% है, R कौन हो सकता है? ये मैनेजर और स्पॉन्सर। तो जो भी इनकम है ये 95% आपकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, 5% नहीं होगी। उतनी इनकम एग्जाम्प्ट होगी जो NR की वो एट्रीब्यूट करती है टू द यूनिट्स हेल्ड बाय NR, एक्सेप्ट द यूनिट्स हेल्ड बाय P ऑफ NR इन इंडिया। अगर इंडियन P ने हेल्ड की है तो उसको नहीं मानते हमने NR ने हेल्ड की है। अदर देन P ने कोई भी यूनिट हेल्ड की हुई है NR ने, तो वो उससे एट्रीब्यूटेबल जो भी इनकम है माफ़ होगी। कौन कौन सी इनकम? 47(7)(a) तो पहले ही थी। आप इन्होंने क्या कहा? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स ऑफ अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया एंड डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय NR एक्सेप्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय P इन इंडिया ऑफ NR। ठीक है, ये एग्जाम्पशन दी हुआ है स्पेसिफाइड फंड को। आओ पढ़ लें। पॉइंट 36, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर। तो पहले स्पेसिफाइड फंड की बात करते हैं। सेकेंड बुलेट पे आ जाओ। सेक्शन 10(4)(d) प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड आर एग्जाम्प्ट। तो पहला पॉइंट जो पहले से ही था, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट रेफर टू इन सेक्शन 47(7)(a)(b) इफ सच कैपिटल एसेट आर सोल्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC एंड कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सच कैपिटल एसेट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, ऐड क्या किया इन्होंने? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय NR नॉट बीइंग P ऑफ NR इन इंडिया, एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चार्जेबल अंडर PGBP। तो अगर इसको इस कैटेगरी 3 AIF को जो IFSC में है, जिसको स्पेसिफाइड फंड कह रहे हैं, इसको कोई सिक्योरिटाइजेशन फंड से पैसा मिलता है विच इज चार्जेबल अंडर PGBP, तो वो भी इसके हाथ में एग्जाम्प्ट होता है। बट जो एग्जाम्पशन है, सेकंड पॉइंट पढ़ो, थर्ड बुलेट पढ़ो,
द अबव इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड शैल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट सच इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट्स हेल्ड बाय एनआर। तो एग्जाम्पशन इज ओनली टू द एक्सटेंट यूनिट्स हेल्ड बाय एनआर। द यूनिट्स हेल्ड बाय पीई ऑफ एनआर इन इंडिया आर नॉट डीम्ड एज यूनिट्स हेल्ड बाय एनआर। समझ गए जी। अब इनके यूनिट होल्डर को भी एग्जाम्पशन दे रखी है। उसके सेक्शन है 1023 FBC। वो कह रहे हैं जो स्पेसिफाइड के यूनिट होल्डर है उनको स्पेसिफाइड से कोई भी इनकम होती है, किस किस तरह की इनकम हो सकती है, डिविडेंड इंटरेस्ट की या फिर कैपिटल गेन की जब उसकी यूनिट्स बेचोगे, तो ये दोनों उसके हाथ में एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड फंड कौन सा हो, कैटेगरी 3 AIF और IFSC में लिखो अपना लोकेटेड हो और सारी यूनिट उसकी एनआर के पास हो, एक्सेप्ट द यूनिट्स हेल्ड बाय मैनेजर और स्पॉन्सर। तो इसी पॉइंट में पहला बुलेट पढ़ो, फॉलोइंग इनकम डिराइव बाय यूनिट होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड शैल बी एग्जेम्प्ट। कौन कौन सी इनकम, डिविडेंड और इंटरेस्ट और बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड। सेक्शन 1023 FBC। सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इन नटशेल यूनिट होल्डर को जो भी पैसा मिल रहा है स्पेसिफाइड फंड से वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी। चलो अब मैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ गया, अदर अमेंडमेंट, जो एक लाइन की कुछ अमेंडमेंट है, 15-20 अमेंडमेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे 10-15 मिनट में, फिर हमारा अमेंडमेंट क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।